हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आप जो है केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री बोले हैं क्या, 24 मार्च से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं यूपी बोर्ड के। तो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका 2022 का मॉडल पेपर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 साल से जो पूछे गए हैं और किसके सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, वो मॉडल पेपर बनाया गया है। और लगभग में अगर देखा जाए तो 99% चांसेस हैं आपको जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। इसका एक दो दिन में जो है आपका सॉल्व पेपर आ जाएगा। अभी आपको अनसॉल्व पेपर मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करिएगा। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट करिएगा, तो आपको आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको उसमें सॉल्व करा दिया जाएगा। तो 90+ मार्क्स लाने का यहाँ पे एक टारगेट रखा गया है और वो टारगेट अचीव ही करना है कैसे भी करके। तो 90+ मार्क्स आपको लाना है। तो इस लाने के लिए आपको इसको मार्क्स इतना पाने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल से आपको जुड़ जाना है। और जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, ब्राइट फ्यूचर्स यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो जो की अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपना विश्वास बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, जिससे क्या होगा, उन बच्चों तक पहुंचेगा जिनको इस चीज़ की नीड है। और 24 मार्च को आने वाले एग्जाम को जो टारगेट है वो 90+, वो जो है सभी बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। और उसको चैनल को क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए करना क्या है आपको, देखो एक थॉट दिया गया है, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। कहने का मतलब आप ये नहीं कह के बैठ जाएंगे कोविड के टाइम में पढ़ाई नहीं हुई या जो भी है हम पढ़ नहीं पाए, तो वो सब चीज़ें करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है और उस कोशिश करने के बाद आपको मंजिल जो होगी वो आप आसानी से पहुँच जाएंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। क्योंकि शिकायत करोगे तो अपने साथ ही धोखा करोगे। तो शिकायत ना करने के बजाय आप क्या करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, और जिससे आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स एंड नॉलेज दोनों मिल सके इस वीडियो से। इसीलिए जुड़िएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक टाइम टेबल है जो आपका पेपर होगा, वो उसका टाइम टेबल आया है, स्कीम जिसे बोले तो स्कीम आप देख लीजिए। पहले किसका पेपर है, हिंदी को 24 मार्च को है, हिंदी का 24 मार्च को है, भूगोल का है 26 मार्च को, गृह विज्ञान का 28 मार्च को, और आर्ट का है 30 मार्च को, अर्थशास्त्र का 1 अप्रैल, और कंप्यूटर का 4 अप्रैल, अंग्रेजी का है 6 अप्रैल को, अंग्रेजी का है 6 अप्रैल को, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का 8 अप्रैल को है। काफ़ी समय है आपके पास अभी, तो 20 दिन लगभग में है आपके पास। तो उस 20-22 दिन है, 20 के 25 दिन आपके पास हैं। तो आप जो है इससे जुड़े रहेंगे तो आप जो है आसानी से 90+ या 99% जो है आप नंबर लाने के इसमें जो है क्या बोलते हैं, आपका जो मंजिल है वो आपको मिलेगी और आपको नंबर मार्क्स आपके उतने आएंगे। तो रसायन विज्ञान 8 अप्रैल को है, गणित एंड बायोलॉजी जो पेपर है वो 13 अप्रैल को है, भौतिक विज्ञान का 15 अप्रैल को है, और सामाजिक विज्ञान का 18 अप्रैल को, संस्कृत का 19 अप्रैल को, और नागरिक शास्त्र का 20 अप्रैल को। तो इसलिए आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा समय जो मिल रहा है इन पेपरों में, सबसे ज़्यादा का समय मिल रहा है वो आपको मिल रहा है किसमें, सबसे ज़्यादा समय जो मिलेगा वो आपको केमिस्ट्री में मिल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। तो क्योंकि टाइम काफ़ी है तो आप इसमें जो है आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए आसानी से तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे अंग्रेजी के बाद 2 दिन का टाइम शायद मिल रहा है, हाँ 2 दिन का 7 दिन का है, लेकिन अभी से अगर देखा जाए, अगर अभी से आप तैयारी में जुट जाते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो मॉडल पेपर आपको दिया गया है, तो मॉडल पेपर समझिएगा और इस पे मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 15 मिनट तो आपको जो दिए जाएंगे, 2 बजे से पेपर आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले 15 मिनट जो पेपर टाइम दिया था वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद में करिएगा। ये नहीं जल्दी से आप एक पहला क्वेश्चन देखो, पहले करने स्टार्ट कर दिए और आगे पेपर में आप जो है दिक्कत पैदा होती है। तो पहले पूरा पेपर पढ़िएगा, इसके इंस्ट्रक्शन जितने दिए निर्देश वो अच्छे से पढ़िएगा, उसके पेपर को समझिएगा और कितने नंबर का क्या पूछ रहा है वो सब करिएगा। तो सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, सभी जितने भी कोई भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का होता है उसके सामने जो है इसके मार्क्स दिए रहते हैं। तो अब इस जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं और 6 क्वेश्चन उसमें होंगे और 6 प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1-1 नंबर का होगा। तो
जैसे कि इसमें मॉडल पेपर में दिया गया है, आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष के आने से उसका घनत्व क्या होगा। आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष जो आता है उसके आने से उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो वो आयनिक देखा जाए तो उसका फ्रैंकल दोष में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आयनाइजेशन होता ही नहीं है, तो उसका डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो मतलब बढ़ता है, घटता है, फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या कहोगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो कह सकते हो अपरिवर्तित रहता है। ठीक ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब क्या हो जाएगा, एक कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी, डज नॉट चेंज। तो सुक्रोज क्या है आपका, सुक्रोज आपका है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। तो सुक्रोज आपका होता है डाइसेक्राइड। ठीक है, नीचे दिए गए जलीय विलयन में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो जलीय विलयन में सबसे क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है, यूरिया का होता है, KCl का होता है, MgCl2 का होता है, या ग्लूकोज का होता है। तो सबसे ज़्यादा जलीय विलयन क्वथनांक किसका होता है, यूरिया का सबसे ज़्यादा होता है। यूरिया का जो है क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसमें दूसरी बात क्या होती है, इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। अमीनो ग्रुप की वजह से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से इसका जो होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने के बाद भी इसमें क्या होगा देखते हैं। ज़्यादा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जैसे कि पूछा भी जाता सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कंपाउंड कौन था, तो आप बताओगे आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो कौन सा था, आपका यूरिया था। यूरिया सबसे पहले बनाया गया था लैब में, और लैब में सबसे पहले यूरिया बनाया गया। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बोला था कि आप इन कार्बनिक यौगिकों के अलावा कोई और यौगिक बना ही नहीं सकते, लेकिन एक सबसे पहला यही एक यौगिक था जो आपका लैब में बनाया गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जिसे दिया गया है ये इतने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, पोटेशियम, जिंक सिल्वर के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं इतने। सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा। तो सबसे प्रबल अपचायक की मैं बात करती हूँ, तो सबसे प्रबल अपचायक में से पहले नंबर पे आपका होता है हैलोजन। हैलोजन जो होता है सबसे ज़्यादा प्रबल हैलोजन फैमिली में भी सबसे मतलब जो है सबसे ज़्यादा आप चाहे अगर बात करें तो होता है आपका फ्लोरीन। लेकिन इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा क्षारीय धातुओं की जो होती है क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें आयनाइजेशन पावर सबसे कम होती है। मतलब आयनिक जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। आयनिक क्षमता अगर कम होगी तो इसका क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, लिथियम जो होगा सबसे प्रबल अपचायक होगा। अब CrEn का वोल्टेज F2Br में Cr की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका सेंट्रल मेटल पर डिपेंड करता है। तो En की जितना आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही आपकी Cr की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आपका En का -2 होता है। En के 2 कंपाउंड दिए गए हैं, तो मतलब Cr की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निकालते हैं, तरीका होता है इसका। अब जैसे दूसरा दिया गया, फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप में निम्न में से किसका विलयन नहीं देगा। किसका विलयन नहीं देगा, लाल अवक्षेप के साथ में जैसे है विलयन नहीं देगा। तो आपका फॉर्मिक एसिड, पहले बोलते हैं फेलिंग विलयन होता क्या है। फेलिंग विलयन उसे कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फेलिंग विलयन बोल देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग विलयन बोलते हैं। और इसके जो लाल अवक्षेप नहीं देगा वो कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड होगा, जो आपका जलीय विलयन लाल जो है वो नहीं देगा। अब जो है आपके अतिलघुत्ती क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ये 2-2 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 1 विलियन में 80 ग्राम कास्टिक सोडा है, इसको आधे लीटर के साथ जल में घोला गया, इसकी मोलरता नॉर्मलता की गणना कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया गया, एक घनी ठोस 2 तत्वों P था Q से बना हुआ, घन के कोनों पर Q परमाणु था, घन के सभी फलक केंद्रों पर P परमाणु स्थित, इस यौगिक का सूत्र क्या है, P Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी। कोऑर्डिनेशन में पूछ रहा है तो आपको बताना है क्या होगी। कोरडाउस नियम क्या, इसके अनुप्रयोग क्या होंगे। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन फिर दिए गए हैं। वो आपका तीसरा क्वेश्चन का वो भी आपके 2-2 नंबर के हैं। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण लिखिए। कोलाइडी विलयन क्या है, वास्तविक विलयन में से किस प्रकार ये भिन्न होता है। फिर बोला गया AgNO3 के घोल में तांबे की छड़ रखने पर विलयन नीला क्यों हो जाता है, बताइएगा, इसका रीजन बताना है। F केंद्र क्या है, एक ऐसे आयनिक ठोस का उदाहरण दे दिए जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। F केंद्र की बात करी गई है, और आयनिक ठोस का उदाहरण भी देना है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं, वो बस आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, 4 नंबर के हैं।
टोटल 12 नंबर का है ये। तो बोला गया रीजन पूछ रहा है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस है, कारण बताइएगा। फिर बोला है आयोडोफॉर्म परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। आयोडोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है तो संक्षिप्त टिप्पणी मतलब आयोडोफॉर्म बनाने की विधि, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, की केमिकल प्रॉपर्टीज और लेबोरेटरी मेथड आपका यूजेस, सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी एज अ क्लोरोफॉर्म की तरीके से। फिर बोला है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 20% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं, अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। फिर बोला हार्डी सुलजे नियम क्या है, उदाहरण देके समझाइए। हार्डी सुलजे नियम क्या है, उदाहरण देके समझाइए। फिर बोला गया है कैसे प्राप्त करेंगे इसके रासायनिक समीकरण। अब कैसे प्राप्त करोगे वो आपको यहाँ पे रिएक्शन ही केवल देनी होती है। ये आपकी आती है 4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, टोटल 16 नंबर के हैं। तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें आपका जो है एक एक नंबर में आएगा। तो बोला गया प्रोपेनामाइड से एथेनामीन बनाना है। ये आपके दिए गए हैं क्या, IUPAC ने। तो आपको पहचानना है कि कौन से कंपाउंड की बात कर रहा है। तो प्रोपेनामाइड से एथेनामीन, एथिलामीन से मेथेन, अनिलीन से एसिटोनाइड और बेंजीन डाइएजोनियम से क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मतलब बेंजीन जो डाइजोनियम जो होता है क्लोराइड, उससे आप क्लोरोबेंजीन बनाना है। फिर आपका खा पूछा गया है क्वेश्चन ओस्टवाल द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाने का सचित्र वर्णन। ओस्टवाल विधि द्वारा पूछा गया है, वो ये आपकी होती है इंडस्ट्रियल मेथड होती है, मतलब औद्योगिक विधि होती है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। तो बोला सचित्र वर्णन करना है, और वर्णन करना मतलब क्या है, आपको लेबोरेटरी में बनाने की विधि बनानी पड़ेगी इंडस्ट्रियल वाली, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। और केमिकल में क्या दिया गया है, एक ही रिएक्शन पूछा गया है कि ठंडे और तनु नाइट्रिक एसिड से कापर की क्रिया होती है तो क्या होता है, होता है मतलब रासायनिक समीकरण आपको देना है। फिर बोला है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तथा जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति को कारण सही समझाइए। निकेल का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, संक्रमण तत्व के बारे में पूछा गया है। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तथा जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति को कारण सही समझाना है, और चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। फिर पूछा गया अनुसंख्य गुण क्या होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक के 1.24 ग्राम, मतलब उसका वेट दिया गया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, जिससे विलयन के हिमांक में 0.60 की कमी पाई गई है। बेंजीन का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात करिए। ठीक है, फिर पूछा गया है 6वां क्वेश्चन विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक यौगिक ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके 2 यौगिक बी तथा सी बनाता है। यौगिक का बी अड़सों C7H8 है, तो इनका ऑक्सीकरण करने पर पुनः यौगिक ए बनता है। तो यौगिक सी को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। ए, बी तथा सी कार्बनिक यौगिक की संरचनाएं लिखिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको रिएक्शन ए से स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें करनी है। अब विभिन्न यौगिकों के IUPAC नेम पूछे हैं, वो आपको IUPAC नेम यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पे IUPAC नेम पूछे जाते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में आपके जो इंटर फर्स्ट ईयर होता है 11वीं क्लास में, उसमें ऑर्गेनिक के IUPAC नेम पूछते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनका IUPAC नेम बताना है। फिर बोलना है, अगर ये नहीं करना तो बताना है, यह बताइए कि FeCN6 का 4 आयन प्रतिचुंबकीय जबकि FeCN6 का 3 आयन अनचुंबकीय होता है, कारण बताइए। फिर अगर ये आप नहीं कर पाते तो आप इसका अथवा में क्वेश्चन दिया गया है प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। एसिटाल्डिहाइड की तन कास्टिक सोडा तथा टालन अभिकर्मक से क्रिया का समीकरण लिखिए। एसिटाल्डिहाइड बनाने का सचित्र वर्णन करना है, और उसकी जो रिएक्शन दिखानी है वो तन कास्टिक सोडा के साथ या टालन अभिकर्मक के साथ इसको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज दिखानी है। फिर बोला है लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल देने हैं, तथा VBT के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जो है Fe F6 का संकुल आयन की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति को बताना है। फिर बोला है आपको 7वां क्वेश्चन टिप्पणी लिखनी है, एक तो रीमर टीमर अपक्रिया दिखानी है, रीमर टीमर अपक्रिया क्या होती है उसको रिएक्शन को देना है। फिर बोला है विक्टर मेयर परीक्षण क्या होते हैं। फिर बोला है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बताइए। डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, मतलब वो आपको बताना है ईथर का। फिर बोला है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाना है पूरा, तथा इसकी 3 अभिक्रियाएं बताइए जिससे सिद्ध होता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मतलब इसकी 3 प्रॉपर्टी आपको केमिकल दे देनी होंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि ये इसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, अगर आप वो नहीं कर पाते तो इसका अथवा ये दिया गया है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का औद्योगिक विधि निर्माण किस प्रकार किया जाता है, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल अल्कोहल की नाइट्रस अम्ल से व्यंजक चूर्ण से अभिक्रिया होने में क्या होता है, मतलब स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना है। फिर इसके बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टी देनी है वो एथिल अल्कोहल की नाइट्रस अम्ल तथा व्यंजक चूर्ण से अभिक्रिया होने पे क्या होता है वो बताना है। फिर बोला न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए तथा DNA और RNA में अंतर लिखिए। मतलब ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स पूछा
क्या, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे था, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका था पेपर, ये आपका पेपर था जिसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने की जो दिक्कतें आ रही, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उसमें कमेंट कर दीजिएगा। वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये पेपर मतलब जो इसमें क्वेश्चंस हैं ये आपको देखने मिलेंगे। 99% चांसेस यही हैं जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो यहीं से देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके एग्जाम में ज़रूर जाइएगा और इसका फ़ायदा आपको होगा। ओके, फिर दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।